हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के दो तरीके होते हैं, प्रोज एंड वर्ड्स, गद्य और पद्य। अच्छा, कुछ जो तरीका होता है वो होता है गद्य और पद्य दोनों का मिक्सचर, जिसे कि हम चंपू शैली भी बोलते हैं। ऑल्दो ये हिंदी में तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश और संस्कृत में ये यूज की जाती है, ठीक है। और इंग्लिश में हम प्रोज और वर्ड्स, ठीक है। अब इन्हीं में इन्होंने कुछ अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले टाइप को देखते हैं, जो कि है हमारा एलिजी। एलिजी जो है वो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, और ग्रीक वर्ड है वो हमारा एलिगोस। कई बार डायरेक्टली वर्ड ही गिवन आता है कि वो वर्ड कौन सा है। देन एलिजी हमारा एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड कौन सा है, एलिगोस। और एलिगोस का मतलब क्या होता है, फ्यूनरल सॉन्ग, यानी एक शोक गीत या फिर सॉन्ग ऑफ लेमेंट भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, सॉन्ग ऑफ लेमेंट, यानी दुख का गीत या शोक गीत जिसे कहते हैं, दैट इज द वर्ड एलिगोस मीन, ठीक है। अब एलिगोस जो होते हैं उनका लिखने का, उनकी जो शैली जो होती है, उनका पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, बहुत ही फॉर्मल होता है। और क्योंकि ये हम क्या है, एक तरीका एक फ्यूनरल सॉन्ग है, तो इसका जो लैंग्वेज जो होगी वो बहुत ही सीरियस होगी, ठीक है। तो अगर इसके लिखने का पैटर्न पूछा जाए तो वो सब्जेक्टिव है, फॉर्मल है, और लैंग्वेज जो है उसकी सीरियस है। अब किसी भी एलिजी के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर की पूरी एलिजी को कंप्लीट माना जाता है। अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो वो है ब्रीफ। दूसरा स्टेप है हमारा अचीवमेंट्स बोल लीजिए, और इसे हम प्रेज भी बोल देते हैं। और तीसरा स्टेप है हमारा कंसोलिडेशन। क्या होता है, आइए जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपके नेबर हैं कोई XYZ, और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए उनके प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देंगे, उनका थोड़ा सा विवरण देंगे। हम उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये पिछले इतने सालों से हमारे यहाँ रह रहे थे, ये बहुत ही अच्छे मान लीजिए इंग्लिश टीचर थे, और ये यहाँ के रहने वाले थे, और इतनी कम जो भी हम वो बोलते हैं। देन दैट इज अंडर द ब्रीफ कैटेगरी, यानी कि आप ब्रीफ में क्या कर रहे हो, आप हल्का सा जो व्यक्ति जा चुका है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दैट इज अंडर द ब्रीफ सेक्शन। उसके बाद हम उसके अचीवमेंट्स बताएंगे, यानी कि उसकी लाइफ में जो जो उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। जाते हैं तब सभी बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था, उसने ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया। ये जो सेक्शन होता है वो हमारा अचीवमेंट्स में होगा। और लास्ट वाला सेक्शन है हमारा कंसोलिडेशन, जिसे हम बोलते हैं सांत्वना। लास्ट में हम क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं। तो हमारी एलिजी को हम कंप्लीट तभी मानेंगे जब ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। सबसे पहले हम ब्रीफ देंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जिसके बारे में हम ये शोक व्यक्त कर रहे हैं। देन अचीवमेंट्स बताएंगे उनके, और लास्ट में हम कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ एलिजी। अब देखिए, ये क्योंकि हम एक रिविजन के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा क्विक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है हमारा टाइप्स ऑफ एलिजी। टाइप्स ऑफ एलिजी, कितने टाइप की एलिजीज होती है। तो सबसे पहली है हमारी क्रिटिकल एलिजी, और क्रिटिकल एलिजी को हमने डिराइव किया है किस वर्ड से, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स क्या होते हैं, किसी भी चीज को, अच्छी बुरी हर चीज पे हम क्या करते हैं, उसको आंकते हैं। और इसी तरह क्रिटिकल एलिजी भी क्या होगी, एक पूरा विवरण देगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों में, ठीक है। कोई भी इंसान था, अगर पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जैसा भी था, वो उसको उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों तरीके से बताया जा रहा है तो हम उसे क्रिटिकल एलिजी के अंदर डालेंगे। अगला है हमारा पेस्टोरल एलिजी। अब पेस्टोरल एलिजी जो है वो डिराइव है वर्ड पेस्टर से, और पेस्टर का मतलब होता है शेफर्ड, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है पेस्टोरल एलिजी, इसका जो बैकग्राउंड जो होता है वो रूरल होता है, ठीक है। और रूरल में हम जानते हैं शेफर्ड। शेफर्ड को इन्होंने चरवाहे से रिलेटेड, मतलब चरवाहा जो है, मान लीजिए एक रूरल बैकग्राउंड है। रूरल बैकग्राउंड में यूजुअली पहले क्या हुआ करता था कि सबका प्रोफेशन यूजुअली चरवाहा, गाय भैंस चराना, यही सब होता था, बकरियां चराना, भेड़ चराना, यही सब। तो अब जो एक चरवाहा, मतलब जो जा चुका है वो भी चरवाहा है, और जो उसके ऊपर शोक व्यक्त कर रहा है वो भी एक शेफर्ड है। तो शेफर्ड जब एक शेफर्ड के लिए शोक व्यक्त करेगा, देन दैट इज द पेस्टोरल एलिजी, ओके। अगली हमारी है रिफ्लेक्टिव एलिजी। रिफ्लेक्टिव एलिजी के अंदर हम वर्ल्ड से रिलेटेड
जो भी हम शोक व्यक्त करते हैं वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी जो भी आया है वो जाएगा, जिसका शुरुआत हुई है उसका अंत होगा, सम सॉर्ट ऑफ इस टाइप की जब भी हम बातें इंक्लूड करेंगे देन दैट इज अंडर द रिफ्लेक्टिव एलिजी। और लास्ट हमारी है एनकोमियास्टिक एलिजी। एनकोमियास्टिक एलिजी होती है जब एक पोएट दूसरे पोएट के लिए शोक व्यक्त करे। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी 4 टाइप की एलिजीज। कौन कौन सी? क्रिटिकल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी, रिफ्लेक्टिव एलिजी एंड एनकोमियास्टिक एलिजी। आई होप ये क्लियर हो गई है। एक बार वापस देख लीजिए। एलिजी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? एलिगोस। एलिगोस का मतलब होता है फ्यूनरल सॉन्ग या फिर सॉन्ग ऑफ लेमेंट। अब एलिजी का जो फॉर्मेट होता है वो सब्जेक्टिव होता है, फॉर्मल होता है और सीरियस होता है। एलिजी को हम 3 स्टेप्स में कवर करते हैं। कौन कौन से? ब्रीफ है, अचीवमेंट्स है और कंसोलिडेशन है। 4 टाइप की एलिजीज हम कवर करते हैं। क्रिटिकल एलिजी, जब हम कोई भी बात के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स कवर कर रहे हैं देन दैट इज क्रिटिकल एलिजी। फिर है पेस्टोरल एलिजी, जो कि रूरल एरिया में एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड के ऊपर व्यक्त करता है, तब हम कहते हैं पेस्टोरल एलिजी। रिफ्लेक्टिव एलिजी, जब हम वर्ल्ड के ऊपर कोई भी हमारी शोक व्यक्त करते हैं देन दैट इज रिफ्लेक्टिव एलिजी। और लास्ट है एनकोमियास्टिक, जब एक पोएट दूसरे पोएट के ऊपर शोक व्यक्त करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सोनेट। अब एक चीज याद रखिएगा, जब जितनी भी हम ये लिटरेरी टर्म्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर यही शायद एक टर्म है जो कि इटालियन वर्ड से डिराइव्ड है। बाकी यूजुअली सारी जो है वो सब क्या है? ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। तो ये एक अपने आप में भी खास हो जाती है और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही सारे लिटरेरी टर्म्स में। अब क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं याद करने लायक। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सोनेट जो है इटालियन वर्ड होता है सोनेटो। ठीक है, इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव्ड है। सोनेटो का मतलब होता है लिरिक पोएम, यानी एक राइम के अंदर पोएम जो होती है उसको हम कहते हैं सोनेटो। अब खास बात यह है कि ये पोएम जो है डिफाइंड है कि 14 लाइंस के अंदर होनी चाहिए, यानी 14 लाइंस की आपकी जो एक लिरिक पोएम है दैट इज नोन एज सोनेटो। ठीक है, अब इसका थीम क्या होता है? इन पोएम का थीम जो होता है वो होता है लव के ऊपर। ठीक है, अब ये पोएम, ये जो सोनेटो जब हम गाते हैं तब हमारे साथ में एक वाद्य यंत्र हम यूज करते हैं, और वो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? लायर, जिसे हम बोलते हैं लायर। ठीक है, सोनेट जो होती है उसको हम कौन से वाद्य यंत्र पे गाते हैं? तो वो है लायर। और लिखते किस पे हैं? लिखते हैं हम आयम्बिक पेंटामीटर पे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप उनको याद करना ही है। अच्छा, अब देखिए एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। जो सबसे पहली इटालियन सोनेट थी वो लिखी थी गियाकोमो दे लैंटिनी ने। उसने सबसे पहले इटालियन सोनेट को डिस्कवर किया था, या इटालियन सोनेट को सबसे पहले उन्होंने ही लिखा था। लेकिन फिर भी फादर ऑफ सोनेट गियाकोमो दे लैंटिनी को नहीं कहा जाता है, फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है पेट्रार्क को। पेट्रार्क को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ सोनेट? क्योंकि लिखी तो गियाकोमो ने थी, लेकिन इस सोनेट को मशहूर जिसने बनाया था वो थे पेट्रार्क। और पेट्रार्क जो थे उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी लॉरा नाम की, उसके लिए वो क्या करते थे? सोनेट लिखते थे। और जैसा कि हमने कहा था कि सोनेट का थीम क्या होता है? लव। तो पेट्रार्क भी जो थे वो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के लिए इस लव थीम पे ये सोनेट लिखा करते थे। तो इसीलिए पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। जबकि सबसे पहले इटालियन सोनेट को फाउंड किसने किया था? वो थे गियाकोमो दे लैंटिनी ने। ठीक है, अब अगला हमारा है जो सोनेट जो लिखते हैं। ठीक है, ये तो चले गए, अब उनके बाद भी तो सोनेट कंटिन्यू है। तो ये सोनेट जो लिखते हैं उनको बोलते हैं हम सोनेटियर। ठीक है, अब सोनेट का पैटर्न जो होता है वो फॉर्मल होता है और स्ट्रिक्ट राइम होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर राइम में ही होनी चाहिए सोनेट। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ सोनेट कितने टाइप के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप के नाम भी खूब सारे हैं और आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। सबसे पहला इसका नाम है इटालियन सोनेट। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले शुरुआत ही इसकी इटली में ही की थी, तो इसको इटालियन सोनेट कहा जाता है। इसको फेमस किसने बनाया था? पेट्रार्क ने, तो इसको पेट्रार्क सोनेट भी कहा जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले इटली में कोई भी चीज जहां से बेसिक स्टार्ट होती ना वहां के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लासिकल। ठीक है, अब क्योंकि ये एक
इटली से ही स्टार्ट हुई थी, एकदम बेसिक फॉर्म में स्टार्ट हुई थी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल सोनेट बोलते हैं। और कई जगहों, कई बुक्स में इसका एक और नाम मिल्टॉनिक सोनेट भी है। तो आपको ये चारों ही नाम याद होने चाहिए, चाहे तो इटालियन सोनेट बोल लीजिए, चाहे पेट्रार्क सोनेट बोल लीजिए, चाहे क्लासिकल सोनेट बोल लीजिए, या चाहे मिल्टॉनिक सोनेट बोल लीजिए। ठीक है, चारों ही एक ही के नाम है। अब इसमें क्या होता है, इस सोनेट में 14 लाइंस में आपका एक थीम तो लव रहता है, लेकिन उस थीम के अंदर भी प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताई जाती है। ठीक है, हमारा जो पूरा सोनेट होगा उसके अंदर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो हमेशा 8 लाइन में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ये 8 लाइन में होगी इसीलिए हम इसको ऑक्टेव बोलेंगे। वहीं पर सोल्यूशन जो होगा वो 6 लाइन में होगा और उसे हम सेस्टेट बोलेंगे। हमेशा प्रॉब्लम बड़ी होती है, सोल्यूशन छोटा होता है, तो सेम इसी तरह आप याद रख सकते हैं कि प्रॉब्लम 8 लाइन्स की है और सोल्यूशन आपका 6 लाइन्स में है। अच्छा, अब जब प्रॉब्लम से जब हम सोल्यूशन की तरफ टर्न करते हैं तो क्या होता है, हमारा पैटर्न चेंज होता है। और वो जो पैटर्न जब चेंज होता है तो उस पैटर्न, जब हम जो टोन होता है, अभी तक हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो टोन है वो जो चेंज हो गया है उसको दिखाने के लिए हम एक साइन यूज करते हैं। ये वाला साइन हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्टा। और वोल्टा कहाँ पे यूज होता है, 9th लाइन में। क्यों? क्योंकि 8 लाइन तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम, और जैसे ही हमने 9th लाइन में स्विच किया, हमारा एकदम बात करने का पैटर्न जो था वो चेंज हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सोल्यूशन की तरफ मोड़ लिया है अपने आप को। तो 9th लाइन में हमारा वोल्टा, 9th लाइन को हम क्या बोलेंगे, वोल्टा। वोल्टा को डिनोट करते हैं इस साइन से, और इस साइन को हम बोलते हैं कैजुरा। ठीक है, कैजुरा हमें ये बताता है कि 9th लाइन स्टार्ट हो चुकी है और आपकी जो सोनेट है उसका पैटर्न जो है अब वो चेंज होके सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका है वोल्टा। वोल्टा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा है राइम स्कीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइम स्कीम, यानी इटालियन सोनेट का आपका राइम स्कीम क्या होगा। देखिए, ABBA, CDE, CDE, और कई जगहों पे ये CDC और CDC भी है। तो इसको आप सिंपल याद रख सकते हैं, अब्बा अब्बा CD है। ठीक है, अब्बा अब्बा आपकी CD है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका राइम स्कीम है, अब्बा अब्बा CDE, अब्बा अब्बा CDC। ठीक है, तो ये इसका राइम स्कीम है, और राइम स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इस पे। हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है शेक्सपियरन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट। अच्छा, अब खास बात यह है कि शेक्सपियरन सोनेट जो है ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, या नहीं उसका कोई भी योगदान है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश पूरी एक तरीके से शेक्सपियर की योगदान है, तो कहीं ना कहीं उनको एक ट्रिब्यूट के लिए आई थिंक ये नाम रख लिया गया है। तो इसमें शेक्सपियर का कोई योगदान नहीं है। शेक्सपियरन सोनेट और इंग्लिश सोनेट की अगर हम बात करें तो इनको लिखा था थॉमस यार्ड और सूरे ने। ठीक है, इसको वाट ना पढ़िए, ये वाट नहीं है, दैट इज यार्ड। तो इंग्लिश सोनेट किसने लिखा था, थॉमस यार्ड और सूरे ने। अब इसके अंदर भी सेम है, तो सेम वही, एक प्रॉब्लम होती है, एक सोल्यूशन होता है, लेकिन इसके अंदर लाइंस का डिवीजन जो है अब वो अलग हो जाता है। अब वो क्या हो जाता है वो देखिए, अब हमारी जो प्रॉब्लम है, अब हमारी प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो है वो अलग अलग लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? अब हम यहाँ पे ले रहे हैं थ्री कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है वो अभी हम देखते हैं। 3 कॉन्स्ट्रेंट्स ले रहे हैं और एक कपलेट ले रहे हैं। कपलेट को हम बोलते हैं, चाहे तो दोहा बोल लीजिए, कि 2 लाइन का होता है एक कपलेट। कपलेट को चाहे तो आप दोहा बोल लीजिए। और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, अब क्या होता है, 4-4 लाइन मिलके एक स्टैंजा बनाते हैं। ये एक स्टैंजा बनाते हैं, इसको स्टैंजा बोल लीजिए, चाहे एक कॉन्स्टेंट बोल लीजिए। तो अब हम कितने ले रहे हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं, यानी 4 × 3, 12 लाइंस तो वो हो गई। और एक कपलेट है हमारा 2 लाइन का, तो टोटल हमारी 14 लाइंस। तो इस बार हमारा जो डिवीजन है लाइंस का वो किस तरीके से है, 3 कॉन्स्टेंट्स है और एक कपलेट है। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें वही है। अब वापस वोल्टा आ रहा है। अब वोल्टा कौन सी लाइन में आएगा, 3 कॉन्स्टेंट्स हमारे अलग हो गए। 12 लाइन तक तो हमने क्या किया था, प्रॉब्लम डिस्कस की थी, और 13th लाइन आते ही हमने क्या किया, सोल्यूशन डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो 13th लाइन जो होगी वो हमारा क्या होगा, वोल्टा होगा। वोल्टा को किस साइन से डिनोट करेंगे, वही साइन रहेगा इसमें भी, और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, कैजुरा। ठीक है, अब इसकी राइम स्कीम क्या है,
सिंपल है इसकी राइम स्कीम, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। और कई बुक्स में आपको ये भी गिवन मिलेगी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इनकी राइम स्कीम ही है। तो ये थे हमारे सोनेट और एलिजी। अब अगला देखते हैं ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी। अब हमारा अगला टाइप है ड्रामा। ड्रामा का क्या मतलब है? ड्रामा भी हमारा ग्रीक वर्ड ड्रैन से डिराइव होता है, और ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रामा में क्या होता है, हम एक्ट ही करते हैं, स्टेज पे एक्ट करते हैं, आपको एक स्क्रिप्ट गिवन होती है, उसको देखकर हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड ड्रैन से डिराइव है। ड्रैन का मतलब होता है टू डू और एक्ट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि ड्रामा जो है वो आपका मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स है। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी हमने कहा था कि इंग्लिश के अंदर हमें कई बार ऐसा फॉर्मेट भी मिलता है जो कि गद्य और पद्य पाठ का मिक्सचर हो, दैट इज प्रोज एंड वर्ड्स का मिक्सचर है। तो ड्रामा क्या है? प्रोज एंड वर्ड्स का मिक्सचर है। ठीक है, पूरे ड्रामा को हम डिवाइड करते हैं एक्ट और सीन में। हमारा ड्रामा जो है एक्ट्स और सीन को मिलके ही बनता है। ठीक है, अब ड्रामा में क्या होता है, देखिए ये जो आपके सामने एक चार्ट गिवन है, ये क्या है ये देखते हैं। जब भी कोई ड्रामा स्टार्ट होता है तब सबसे पहले क्या होता है, एक भूमिका बनाई जाती है जिसके ऊपर क्या होता है, वो ड्रामा आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसा मूवीज में भी होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लॉट तैयार करते हैं, उस कहानी का किरदार तैयार करते हैं। आपकी स्टोरीज में भी आपको पहले गिवन, जब जूनियर क्लासेस में हम ड्रामा बनाते थे तो उससे पहले बताते थे, जैसे जॉन है तो जॉन कौन है, जॉन माइकल का ब्रदर है और वो इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसकी ये हॉबीज है। तो हम सब क्या करते थे, एक पहले प्लॉट बनाते थे, एक भूमिका बनाते थे, और उस भूमिका बनाने को ही हम बोलते हैं एक्सपोजिशन। ठीक है, उस भूमिका बनाने को ही हम एक्सपोजिशन बोलते हैं। अच्छा, ये एक्सपोजिशन जो होगा ये एक्ट 1 में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीन 1 में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी कोई मूवी स्टार्ट होती तो सबसे पहले उसमें कुछ सीन बताते हैं और थोड़ी देर बाद उसको रिवाइंड करके बताते हैं कि अच्छा ये यहाँ इनकी जो पूरा बैकग्राउंड था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ड्रामा में भी सेम वही हो रहा है, आप एक भूमिका बना रहे हैं। अब वो भूमिका एक्ट 1 में तो होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सीन 1 से ही वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब भूमिका बनाने के बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, और उसी को हमने क्या कहा है, राइजिंग। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसी को हमने कहा है राइजिंग। और फिर एक क्लाइमैक्स आ जाता है कि अब कहानी किस तरफ मोड़ लेगी, उसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंडेंट है। उसी को हमने क्या बोल दिया है यहाँ पे, क्लाइमेक्स, कि हमारा वो पॉइंट आ गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक्शन का हम फॉलोइंग करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक क्लाइमेक्स आ गया, हीरो मर गया है, अब हीरो मरने के बाद जो कहानी चल रही है उसी को हमने क्या बोला है, फॉलोइंग और एक्शन। और लास्ट में है हमारा रेजोल्यूशन, यानी कि कहानी का अंत कैसे हुआ है उसको हमने बोला है रेजोल्यूशन। आई बात समझ? तो ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है एक्सपोजिशन, जब आपके ड्रामा की एक भूमिका बनाई जाएगी। फिर है कहानी आगे बढ़ेगी, राइजिंग। फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उसको हमने बोला है क्लाइमैक्स। फिर कहानी में एक्शन का फॉल होगा, दैट इज फॉलिंग ऑफ एक्शन। और लास्ट में उस कहानी का कुछ एंड होगा, दैट इज रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इस कहानी के एंड के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया है, ड्रामा की टाइप्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये कहानी के एंड के अकॉर्डिंग भी किया है, प्लस हमारा जो कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी किया है। सबसे पहला हमारा है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि दैट प्रोवोक्स लाफ्टर। ठीक है, ऐसा जो कि हंसी पैदा करे। और ऐसी जो कहानियां होती है उनका अंत क्या होता है, हमेशा एक सुखांत होता है, दे हैव अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हो गया कॉमेडी। कॉमेडी का वो है दैट प्रोवोक्स लाफ्टर एंड दे हैव अ हैप्पी एंडिंग। सेकेंड वन इज ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होती है, पैथेटिक एंड होता है। जैसे बॉर्डर मूवी में था, हम सब वेट कर रहे थे कि सब बच जाए, लेकिन लास्ट में बचता एक आधी है, तो वो बहुत ही एक पैथेटिक एंड था। ऐसा ट्रेजिडी वो जिसका कि अंत क्या हो, अच्छा नहीं हो। अगली है हमारी ट्रेजिक कॉमेडी। नाम से हमें पता चल रहा है मिक्सचर है, ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है, तो उन दोनों का मिक्सचर जो है वो ट्रेजिक कॉमेडी होता है। अब इसमें क्या होता है, हीरो प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो गया है। अब वो प्रॉब्लम्स एक टाइम आएगा जब वो प्रॉब्लम्स का एंड होना शुरू हो जाएगा, यानी वो अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आ जाता है कि उसने प्रॉब्लम्स हटा दी है और अब वो एक सक्सेसफुल बन गया है, या चाहे जो भी हो, वो उस लेवल पे आ गया कि जब प्रॉब्लम्स से उसका पीछा छूट गया है, एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो ये आपका मिक्सचर है ट्रेजिक प्लस कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। अगला है आपका फार्स। फार्स का मतलब होता है ह्यूमरस।
ठीक है। और इसको कई बार लोग नॉन सेंसिकल भी बोलते हैं, जिसमें कि कोई सेंस नहीं हो, ठीक है, दैट इज फार्स। अब ये तो हो गई आपकी टाइप्स ऑफ ड्रामा। कई बार एक और वर्ड आता है आपके इसी के अंदर पूछने के लिए, इंटरल्यूड क्या होता है। इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है कॉमिक रिलीफ। अब कॉमिक रिलीफ से क्या मतलब है ये देखिए। सपोज कीजिए आपका कोई ट्रेजेडी ड्रामा है जो पूरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, लेकिन अगर पूरा ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी चलेगा, इसके अंदर कहीं पर कोई ब्रेक नहीं होगा, तो ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये ड्रामा चल रहा है ट्रेजेडी का, यहाँ से यहाँ पे कुछ कॉमेडी के सीन डाल दिए, फिर थोड़ा और चल रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमेडी के आपके सीन डाल दिए। तो ये बीच बीच में जो आप कॉमेडी का 5-5 सेकंड का, 10-10 सेकंड का या 5 मिनट का आप जो ब्रेक दे रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉमिक रिलीफ, और इसी को हमने इंटरल्यूड बोला है, ठीक है। अब दो टर्म्स और हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल लीजिए या फिर सोलिलोक्य के बोल लीजिए, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, मोनो का तो हमें नाम से ही पता है क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। जब और इन दोनों का ही यहाँ पे सोल का मतलब भी क्या होता है, सिंगल। तो दोनों का ही मतलब क्या है कि जब एक सिंगल कैरेक्टर अपने बारे में कुछ विवरण दे रहा है। ड्रामा में होता है कई बार कि हम एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ही प्ले परफॉर्म करते हैं, देन अगर एक सिंगल कैरेक्टर अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ विवरण दे रहा है, देन दैट इज नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्य, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रामा। ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ड्रैन। ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। ड्रामा जो है वो मिक्सचर है प्रोज और वर्ड्स का। ड्रामा जो है डिवाइडेड है एक्ट्स और सीन में, और ड्रामा के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं। एक्सपोजिशन, जब एक ड्रामा की भूमिका बनाई जाती है। राइजिंग, जब कहानी आगे बढ़ती है। फिर होता है आपका क्लाइमेक्स, जब कहानी एकदम टर्न पॉइंट पे आ जाती है। फिर फॉलिंग ऑफ एक्शन, एंड लास्ट इज रिजोल्यूशन, जब आपकी कहानी का कोई एंड होता है। टाइप्स ऑफ ड्रामा कितने टाइप के हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी एंड फार्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रामा से रिलेटेड। अब हमारा अगला पॉइंट आता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट स्टोरी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है। टेल का मतलब भी कहानियां ही होता है। अब इसको अगर हम बोला जाए तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्शन है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फिक्शन क्या होता है। फिक्शन का मतलब होता है व्हेन रियल थिंग इज कंबाइंड विथ अनरियल। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है ये समझाने का है मोगली। मोगली की सीरीज आपने देखी होगी। जब क्या होता था, एक इंसानी बच्चा जानवरों से बात करता था। अब अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो जानवर इंसानों से बात उस लैंग्वेज में नहीं कर सकते जिस लैंग्वेज में उसे बताया गया है। तो ये क्या था, एक फिक्शन की सबसे बेस्ट मूवी थी। यानी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्शन बताने का तरीका क्या है आपका, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। फिक्शन क्या होता है, जब रियल और अनरियल दोनों मिक्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन अगर किसी को देना है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्टोरी। पहले भी यही चलता था, गुरु के नीचे बैठ के सब लोग क्या सुनते थे, कोई पंचतंत्र की कहानियां सुनता था, कोई सुनता था, अलग अलग। यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन अगर आप किसी तरीके से दे सकते हैं, देन दैट इज थ्रू शॉर्ट स्टोरी। ये है मिनिएचर ऑफ नॉवल। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। उपन्यास क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ये लघु कथा जो होती है, इसको हम शॉर्ट स्टोरी को क्या बोल दिया हमने, लघु कथा भी बोल दिया है। यानी लघु कथा क्या है, एक तरीके से नॉवल का ही मिनिएचर है, छोटा करके आप इसे बता रहे हैं। अब कितने टाइप की शॉर्ट स्टोरीज हो सकती है, कॉमिक हो सकती है जिसमें कि कॉमेडी से रिलेटेड हो, ट्रेजिक हो सकती है जब ट्रेजेडी से रिलेटेड हो, रोमांटिक हो सकती है। अच्छा, रोमांटिक का यहाँ पे मतलब ये है कि जब राइटर जो है वो बाउंड नहीं है किससे, रूल्स रेगुलेशन से, अगर राइटर बाउंड नहीं है तो वो रोमांटिक है। रोमांटिक टाइप के अंदर शॉर्ट स्टोरी है। अगला है आपका सैटायरिक। सैटायरिक का मतलब ये होता है रिलेटेड टू सरकाज्म। नाउ सरकाज्म, कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सब क्या है, ये मतलब एक तरीके से सरकाज्म है। और सरकाज्म से रिलेटेड जब हम शॉर्ट स्टोरीज किसी को बोलेंगे, देन दे आर अंडर द कैटेगरी सैटायरिक। और लास्ट हमारा है सिंगल प्लॉट। सिंगल प्लॉट का मतलब ये होता है कि जब एक कहानी जो बोलता है, कहानीकार जो होता है, वो एक टाइम में एक ही कहानी बोलेगा। यानी अगर मैं कछुए और खरगोश की कहानी बोल रही हूँ तो मैं कछुए और खरगोश की कहानी बोलूंगी, मैं इसके बीच में भेड़िए और अंगूर की कहानी बीच में नहीं लेके आऊंगी। यानी एक टाइम पे आप एक ही कहानी में कैरी ऑन रहेंगे, आप बीच में दूसरी कहानी को मिक्स नहीं करेंगे। तो ये तो थे आपके सारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स वाला टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट किया है। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए गाइस प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए डियर मैडम। थैंक यू।